देखना, वही अभी वेन डायग्राम के सवाल चल रहे थे तो उन्हीं को और समझते हैं, और लगभग अधिकतर सवाल हमने इसमें करा दिए हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें मिश्रण वाले सवाल और रह गए, तो वो परसेंटेज में कल मिश्रण वाले करा देंगे। उसी के साथ मिश्रण के साथ ही जनसंख्या वाले हैं कि इतने परसेंट से जनसंख्या बढ़ जाती है घट जाती, तो वो सवाल भी उसी के साथ हो जाएंगे। मतलब 2 दिन 3 दिन और लेंगे, लगभग परसेंटेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं, ये सवाल तो सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए लिए हैं, कठिन से कठिन सवाल लिए हैं ताकि आप सरल से सरल सवाल आराम से कर सको। बड़े बड़े सवाल लिए हैं आपके, तो पेपर में बहुत सरल सवाल आएंगे और आप उनको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसलिए क्योंकि ओवरऑल कोई भी सवाल पूछे किसी भी स्टैंडर्ड का हो, वो आपसे हो जाए, इसलिए इसको लिया है, ठीक है ना सर। चलिए, जहां भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, ये बात हम कई बार आपको दोहरा चुके हैं। देखना, यहां पर कहा गया है कि एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 55 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कितने छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए? मतलब क्या? देखना सर क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखना, आखिर कह क्या रहे थे उसको समझते हैं कि आखिर ये और पूछना भी क्या चाहते हैं उसको भी समझ लेते हैं। देखना, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, प्रत्येक विद्यार्थी में कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कितने छात्र दोनों विषय में आपके क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। ये आपसे क्या किया है? उसने पूछा है। इसके पहले हम बीच में एक सवाल और छुड़वा चुके हैं, और वो दूसरा सवाल है, ये एक सवाल है, ये छोटा है, ये भी करना है। मतलब कल हमने कहा था कि इसको थोड़ा देर में करते हैं ताकि और चीजों को पहले कंप्लीट कर लें उसके बाद, लेकिन अब इसको करना है तो देख लेते हैं, समझ लें। इसको भी पढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश, बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है, अभी इसको और थोड़ा रोकते हैं क्योंकि इस पैटर्न के सवाल नहीं आए हैं, तो अभी पहले इसी पैटर्न को पढ़ते हैं। ठीक है, सुन। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो सीधा हम कॉलम बना लेते हैं और वही उसी प्रकार के कॉलम बना के हम क्या करेंगे, इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। कि 2 कॉलम बना लिए हैं, एक कॉलम ये हो गया और दूसरा आपका वेन डायग्राम ये हो गया। इसमें कह रहा है कि ये कॉलम मैथ को प्रदर्शित कर रहा है और इसमें 60% छात्र जो है वो आपके गणित में क्या होते हैं? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब है ये आपके पास हो जाते हैं 60% छात्र। दूसरे में कह रहा है कि 55% छात्र अंग्रेजी में, यानी कि यहां पर जो है वो इंग्लिश में आपके 55% छात्र जो है वो आपके क्या हो जाते हैं? उत्तीर्ण हो जाते हैं। यानी कि 55% छात्र जो है वो आपके इंग्लिश में जो है वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो या हुए। तो बताइए कितने छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं? मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी मतलब जो भी स्टूडेंट है, यानी कि टोटल ओवरऑल स्टूडेंट थे, उनमें से जितने विद्यार्थी हैं वो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण तो है ही। ये नहीं कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाए, तो ऐसा नहीं है कंडीशन। वो कह रहे हैं कि कम से कम एक विषय में तो वो आपका उत्तीर्ण है ही। तो फिर पूछा क्या है कि कितने छात्र दोनों विषय में आपके क्या होंगे? उत्तीर्ण होंगे। ये आपसे क्या किया है? पूछा है। तो अवसर हमको दिया तो है नहीं कि कितने छात्र जो है वो दोनों विषय में आपके क्या है? उत्तीर्ण हुए हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है? उस लाइन का मतलब समझते हैं कि आखिर ये लाइन क्या कह रही? प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए। मतलब क्या? मतलब ये जितने विद्यार्थी थे ये 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो इन दोनों विषयों में फेल हो जाए। मतलब दोनों में से या तो वो किसी गणित में पास हो गया या इंग्लिश में पास हो गया। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपके जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो निकलेगी वो आपकी ओवरऑल, यानी कि आपको यहां पर इस
इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आप इसको यूनियन मानते हैं कि इसके अंतर्गत दो ग्रुप हैं, एक मैथ का और एक इंग्लिश का, तो कुछ मैथ पसंद करते हैं या कुछ मैथ में पास हुए, कुछ इंग्लिश में पास हुए, कुछ दोनों में पास हुए, कुछ ऐसे भी हैं जो ना मैथ में पास हुए और ना इंग्लिश में पास हुए, तो उनको हमें यहां लिखना पड़े बाहर। तो वो कह रहे ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं जो किसी भी विषय में उत्तीर्ण ना हुआ हो, या तो वो मैथ में उत्तीर्ण होता है या इंग्लिश में, या फिर दोनों में उत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि आपका जो टोटल ओवरऑल जो संख्या होगी यूनियन की वो कितनी कहलाएगी, 100% की क्या कहलाएगी, इक्वल, यानी कि उसको हम 100% मान लेंगे। यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं, 100%। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो रहा है। मतलब यहां पर जो बार है अनुत्तीर्ण का कि दोनों विषयों में नहीं पास हुए, तो उनको हम बाहर रख देंगे। लेकिन ऐसा कोई विद्यार्थी है ही नहीं जो दोनों विषयों में क्या हो गया हो, अनुत्तीर्ण हो गया हो। एक ना एक में तो आपका एक में पास होगा तो एक में जरूर फेल हो जाएगा, या हो सकता दोनों में पास हो जाए, या गणित इंग्लिश में से किसी एक में जरूर पास होगा। तो उसका ही मतलब निकाला गया है कि आपका जो यूनियन होगा वो एन मैथ यूनियन इंग्लिश का जो मान होगा वो 100 के बराबर होगा, यानी कि 100% के बराबर होगा। इस लाइन का मतलब ये है। ये बात समझ पा रहे कि नहीं पहले? अब अगर कहें तो चूंकि यहां पर इंटरजेक्शन तो दिया नहीं कि भैया आपके मैथ और अंग्रेजी दोनों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो हमने यहां पर मान लिया कि x विद्यार्थी जो है वो गणित में उत्तीर्ण हो गए, और इंग्लिश दोनों में आपके x विद्यार्थी क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, या x% विद्यार्थी आपके क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो सर अगर यहां पर भाई फॉर्मूला से जाएं तो फॉर्मूला कह रहा है एन एम यूनियन ई, यानी कि गणित और इंग्लिश का यूनियन बराबर होगा नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश और माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरजेक्शन इंग्लिश। और यहां पर एम यूनियन ई का मान हम कितना निकाले हैं, 100, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो एक विषय में आपका दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ हो, कम से कम एक विषय में तो जरूर उत्तीर्ण है। यानी कि इसका मान अगर 100% है तो ये बराबर होगा एन एम के, और एन एम का मतलब है परसेंटेज ऑफ मैथ या नंबरिंग ऑफ मैथ, तो 60% प्लस परसेंटेज ऑफ इंग्लिश, तो वो आपकी दी गई है 55%, माइनस नंबर ऑफ मैथ इंग्लिश, इसको क्या मान लिया है हमने x, तो हम इसको x मान के क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, या इंटरजेक्शन ही लिखा रहने दो तब भी चलेगा। अब चूंकि ये माइनस का x है तो इसको यहां ले आओ तो ये प्लस का हो गया, 60 और 55 आप जोड़ दो तो ये 5 हो गया, 6 5 11 115, 100 को उस तरफ भेजोगे तो 115 में से 100% आपका घट जाएगा, यानी कि यहां पर कितना बचेगा, केवल 110% जो है वो दिखाई देगा। यानी x का मान x का मान केवल 110 कहां से कर दिया हमने, सुनना सर कुछ भी लिख देते, x का मान जो आएगा वो केवल 15% आएगा, यानी कि केवल 15% जो है वो विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण। यानी x का मान कितना रहेगा, 15% के बराबर रहेगा। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये तो फॉर्मूले से था। अगर हमको ओरली निकालना है तो ओरली निकालना है तो सर ये अगर 60% है, ये अगर 55% है, हमने कहा था इन दोनों का योग करके इसको घटा देते हो तो वो कौन प्राप्त करेगा, आपको यूनियन को बताएगा। यानी कि अगर आप सीधा भी कर दो 100 बराबर यहां पर 60 प्लस 55 माइनस एक्स, तो ये 60 प्लस 55 एक्स इधर आया, ये आपका 115 माइनस आपका 100, तो एक्स का मान एक लाइन में कितना आ गया, 15%। चाहो तो सीधा भी निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, देखना सर कैसे, अगर कहें तो समझना कैसे। अगर 60% पास हुए और x% दोनों विषय में पास हुए, तो अगर हम ये पूछें कि केवल मैथ में उत्तीर्ण, अगर हम केवल मैथ में उत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज पूछें या संख्या, तो क्या 60 माइनस एक्स नहीं होगा भाई? अगर हम केवल मैथ में उत्तीर्ण बच्चों का परसेंट या संख्या पूछें तो चूंकि 60% मैथ में हुए और x दोनों में हुए, केवल मैथ में, यानी कि जो x है वो मैथ और इंग्लिश दोनों में है, तो x को हटा दें तो केवल क्या ये मैथ के बच्चे नहीं हुए कि नहीं हुए? बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और अगर यहां पर हम केवल इंग्लिश में पास हुए बच्चे निकालें कि भैया इंग्लिश में पास हुए बच्चे कौन हैं, तो 55 में से क्या घटा दें, x घटा दें, तो क्या इंग्लिश में पास हुए बच्चे हमको नहीं मिलेंगे कि इंग्लिश में पास हुए बच्चे कितने हैं? ये नहीं बात समझ पाए कि क्या कह रहे हैं? अब जब ये मान आ गया है कि 60 माइनस एक्स और 55 माइनस एक्स, तो ये इंग्लिश में पास हुए बच्चे हैं
ये आपके मैथ में पास हुए बच्चे हैं, दोनों को योग करके ये योग करके किसके बराबर कर देंगे 100 के, तब भी हमारा माना जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं, आप या तो इस पैटर्न को करें या आप इस पैटर्न को करें, दो ही पैटर्न से सवाल निकाल लें, तीसरे पर आपको जरूरत जाने की नहीं है। तो आप ना ही जाए तीसरे पर, तो वही सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। देख अब पहले पुराना सवाल करते हैं, ठीक है ना, और फिर इसके बाद ये इस पर आते हैं। मतलब जो दूसरा सवाल है उसको हमने छोड़ रखा था इसलिए क्योंकि उसमें संख्या की बात की थी और संख्या पर अभी हमने एक भी सवाल कराए नहीं थे, तो हमने उसको बीच में छोड़ दिया था ताकि आप समझ पाए। भाई हमने उसको बीच में छोड़ दिया था ताकि आप समझ पाए। देखना, लेकिन अब उसको ले लेते हैं। क्या कह रहा, एक 60 छात्रों की कक्षा में 40 विद्यार्थी जो हैं वो केवल हिंदी, यानी कि यहां पर कहा है 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी और 25% केवल इंग्लिश और बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। मतलब क्या, इसका मतलब समझते हैं कि सपोज दैट ये आपका पूरा का पूरा क्या दिया है, यूनियन दिया। ठीक है, इसके अंतर्गत दो कॉलम हमने बना लिए, एक हमने बना लिया हिंदी का और दूसरा हमने बना लिया तमिल का। यानी कि इस 60 छात्र, यानी कि कुल छात्र कितने हैं, तो 60 छात्र हैं। इन 60 छात्रों में जो बच्चे दिए गए हैं वो किस हिसाब से हैं, 40% केवल हिंदी, यानी कि 40% हिंदी, यानी कि 40% जो है वो क्या करते हैं, हिंदी भाषा बोल सकते हैं, और 25% इंग्लिश, यानी कि 25% केवल इंग्लिश। अब देखना सर जरा, इसमें हिंदी नहीं दिया है, इसमें केवल हिंदी दे दिया है। बात समझ पा रहे कि नहीं, इसमें हिंदी ना देके क्या दिया है, केवल हिंदी दिया है। तो हम जो लिख रहे थे वहां गलत लिख रहे थे, कहां लिखना है, ये आपको 40% लिखना है अंदर, यानी कि हिंदी केवल कितने परसेंट बोल सकते हैं, ये ओनली केवल हिंदी बोल पाएंगे, यानी कि केवल हिंदी बोल पाएंगे 40%, और केवल इंग्लिश बोल पाएंगे, वैसे तो इंग्लिश बाहर है लेकिन केवल इंग्लिश कितने लोग बोल पाएंगे, तो 25%। जबकि यहां पर क्या रहता है ओवरऑल सभी का, कि आपके टोटल बच्चे जो है वो ये आपके बोल लेंगे। अब देखना सर जरा समझना, बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। मतलब अगर 100% में 40% केवल हिंदी बोल रहे, 25% केवल इंग्लिश बोल रहे, तो 100 में से बाकी का जो रहेगा वो आपका उभयनिष्ठ मान निकल नहीं आएगा। अगर हम 40 और 25 को जोड़ करके अगर 100 में से क्या कर दें, घटा दें, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग और दोनों भाषा बोलने वाले लोगों का योग ही तो 100 के क्या होता है, बराबर होता है। अभी समझा के आए हैं हम, हिंदी केवल, अंग्रेजी केवल और दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों का योग किसके बराबर होगा, 100 के। यानी कि अगर हम कहें कि यहां पर उभयनिष्ठ मान निकालना है कि कितने लोग दोनों भाषा बोलते हैं, तो उसके लिए 40% केवल हिंदी बोलते उसको जोड़ लो, 25% केवल इंग्लिश बोलते उसको जोड़ दो, और इसको किस में से घटा दो, 100 में से इसको क्या कर दो, दोनों को घटा दो। तो जो मान निकल के आएगा वो मान निकल के आ जाएगा, यानी कि 100 में से किसको हटाना है, 40, यानी कि ये 5 4 2 6, यानी कि 65% आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 100 में से जब 65% आप घटाओगे तो निश्चित सी बात है कि आपका 35% जो है वो आपका शेष बचेगा, और 35% किसका मान आया है, 35% वो लोग हैं जो दोनों भाषाओं को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब यहां पर लेकिन समस्या ये है, ये थोड़ी पूछा है कि भैया कितने प्रतिशत लोग दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। यहां क्या पूछा है, उस सवाल को पड़ोस की भाषा को, कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। अब ये नहीं पूछा कि कितने छात्र केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या पूछा है, कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले कौन हैं भैया, ये तो केवल इंग्लिश वाले हैं कि केवल इंग्लिश 25% बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश बोलेंगे तो जो उभयनिष्ठ मान है उसको भी तो आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इंग्लिश बोलने वाले, यानी यहां पर जो इंग्लिश बोलने वाले होंगे वो इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग होंगे, तो 35% तो उभयनिष्ठ हैं और केवल इंग्लिश बोल रहे 25%, दोनों को आप जोड़ दोगे तो 60% लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इंग्लिश बोल सकते हैं। बात समझ पाए, ध्यान करो, अगर इंग्लिश बोलने वाले लोग 60 थे तो हम उभयनिष्ठ घटा देते थे तो हमको क्या मिलता था,
ओनली इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलते थे। और अगर टोटल मैथ के हिंदी बोलने वाले लोग यहां होते थे तो उनमें से अगर हम उभयनिष्ठ घटा देते थे तो हमको क्या मिलता था, केवल हिंदी वाले बोलने वाले भाषी मिलते थे। है आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? शुरुआत में कल जो हमने कंसेप्ट समझाया है, तो यहां पर 35 और 25 को जोड़ोगे तो इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं? 60%। लेकिन परसेंट थोड़ी पूछा, कितने छात्र पूछा है, संख्या कि कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते। तो भैया टोटल छात्र कितने हैं? 60। तो इंग्लिश कितनी बोलेंगे? तो इंग्लिश बोलने वाले की संख्या अगर पूछे, परसेंट तो 60 है, संख्या पूछे तो कुल छात्र का जब 60% निकालोगे तभी तो संख्या आएगी। तो कुल छात्र कितने दिए हैं? 60। और 60 का अगर 60% निकालते हो तो 60 का मतलब गुणा 60% का मतलब 100, 0 0 0 0, 6 से 6 का गुणा किया तो 36, यानी कि 36 छात्र क्या कर सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? तो कहां दिया? 36 सी ऑप्शन में दिया है कि 36 छात्र क्या कर सकते हैं? आपके इंग्लिश बोल सकते हैं। बात समझ पाए कि नहीं सर? क्या कहा? क्लियर है? आगे चले, अब कोई दिक्कत तो नहीं सर? ठीक है, एक बार और समझा, सुनो क्या कहा सर। देखना, हमने आपको एक पॉइंट समझाया था, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो देखना, हम तुम्हें फिर से समझाएं। हमने कहा था सर एक पॉइंट याद करो कि यहां पर जो था वो इस प्रकार से हम मान के चल रहे थे कि 2 लोग हैं, इस प्रकार से हमारे पास जो है वो 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं ए और बी। अब इसमें हमने आपसे कहा था 2 लोगों में हम इस प्रकार से क्या मान ले रहे कि एक बीच ये आपका एक क्या मान लिया रही, यूनियन मान लिया। तो देखना सर जरा, अगर ये यूनियन है यानी इसमें तो सभी सदस्य हैं, लेकिन हमने कहा था इसके अंदर अगर ये ए है या ये चाय पीने वाले लोग हैं या कॉफी पीने वाले हैं तो हो सकता है ये चाय पीने वाले लोग हों और ये बी ग्रुप हो। यहां पर हमने कहा था कि इनकी संख्या हमने ए मान ली, बी मान ली या सी मान ली और डी मान ली, और इसकी संख्या, अब इसमें हमने आपको सी गायब कराया था, कहा था डी और ई है, इसकी संख्या एफ है, जी है और एच है, लेकिन सी ऐसा है जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करता है। तो हमने आपसे कहा था कि अगर संख्या में अगर हम जाएं तो संख्या में इसको हम लिख रहे थे कि मान लिया कि सपोज दैट ये तो आपका यू का मतलब 100% होगा हमेशा, लेकिन अगर कॉफी पीने वाले लोगों की अगर संख्या मान लें कि सपोज दैट यहां पर 60 लोग क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं, और यहां पर अगर संख्या मान लें कि भैया जरूरी नहीं, या आप इसको ऐसे ही मान लो 1 2 3 4 अवयव हैं तो 4 लोग कॉफी पीते हैं, 1 2 3 3 अवयव हैं तो आपकी चाय पीते हैं। वास्तव में 4 अवयव नहीं है आपके कॉफी पीने वाले लोग, ए बी सी भी तो है और डी और ई है, तो 5 लोग ऐसे हैं, यानी यहां पर हम लिख रहे थे कि 5 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, और यहां पर एफ जी एच सी आपके कुल 4 लोग ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन कहा था ये उभयनिष्ठ है, ये चाय भी पी रहा कॉफी, तो इसको बीच में रख दो। तो यहां पर किसका मान निकलेगा? केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो चाय और कॉफी दोनों पीता है, तो फिर हम कॉफी पीने वाले लोगों में से चाय वाला हटा देंगे, तो यहां पर 1 2 3 4 जो संख्या आएगी 5 में से 1 घटाकर ये किसकी आएगी? केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या आएगी, ओनली कॉफी को जो पसंद करते हैं। जबकि यहां पर 4 में से इस 1 को घटा देंगे तो जो 3 मान आएगा वो एफ जी एच का आएगा, यानी कि 3 अवयव है, ये लोग केवल चाय को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। यही कहा था, तो यहां पर यही तो किया, यहां भी जो भी मान अब दिया रहेगा, और अगर उभयनिष्ठ कोई मान है और ये मान अगर दिया है, अगर ये मान दिया है तो अगर हमसे तीनों का योग पूछे तो वो भी कुल के बराबर होगा, वो भी कुल के ही बराबर होगा, और नहीं तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मान प्राप्त होगा, और इसमें अगर इसको जोड़ देंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा कि 4 लोग केवल कॉफी पसंद करते, एक चाय कॉफी दोनों पसंद करता, तो कुल कितने लोग कॉफी पसंद करते? तो 4 ये और एक ये, 4 लोग ये कॉफी पीते और 1 लोग ये है जो आपका कॉफी पी रहा है। बात समझ गए? तो टोटल 5 लोग। इसी कंसेप्ट को तो यहां अप्लाई किया, 40% केवल ऐसे हैं जो हिंदी बोलते, 25% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते, और ये लिखा है ऊपर 40% केवल हिंदी और 25% केवल इंग्लिश।
लेकिन अब कहा कि तो दोनों, बाकी के दोनों भाषा बोलते हैं। ये कहा नहीं कि कुछ ऐसे भी हैं जो कोई भाषा नहीं बोलते, ऐसा नहीं कहा। ये कहा बाकी के दोनों भाषा बोलते हैं, यानी कि जो शेष जितने बच गए 100 में से वो बाकी भाषा बोल रहे हैं। तो 100 में से इन दोनों को घटा दिया तो शेष कितना आया? 35% क्या बोल रहे हैं? दोनों भाषा बोल रहे हैं। अब अगर हिंदी के लिए निकालना है और इंग्लिश के निकालनी है कि इंग्लिश कितने बोलेंगे, केवल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, तो आपको कॉमन और केवल इंग्लिश वालों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाओगे कि इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं। और केवल हिंदी बोलने वालों को निकालना तो केवल हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कितने लोग क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं। बात समझ पाए? यानी कि दोनों को योग करेंगे तब हिंदी का पता चलेगा कितने परसेंट, जब दोनों का योग करेंगे तब इंग्लिश का पता चलेगा कि कितने परसेंट लोग क्या करेंगे? इंग्लिश बोलेंगे। लेकिन ये तो परसेंट है, परसेंट नहीं पूछा। क्या पूछा? कितने छात्र। तो कुल छात्रों का ही तो जब हम परसेंट निकालेंगे तो कुल छात्रों की संख्या आएगी। तो टोटल छात्र कितने हैं? 60 का 60% निकालेंगे तो इंग्लिश बोलने वाले छात्र आएंगे। और अगर हम 60 का यहां 40-35 अगर जोड़ देंगे तो ये 5 और ये 75, 60 का 75% निकालेंगे तो हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या आएगी। बात समझ गए? लेकिन अगर हम 60 का 40% निकालेंगे तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या आएगी। हम 60 का केवल 25% निकालेंगे तो केवल इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या आएगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए हमारी? यानी कि कोई भी मान पूछे तो कुल मान का ही तो परसेंट निकालेंगे तो उनकी संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, समझ गए अब कि नहीं? चले आगे। चलिए अब इसी के जैसे सवाल फिर लगाएंगे, क्योंकि ये एक पैटर्न के हो गए। चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं। देखना, क्या कह रहे हैं? 60 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 45 विद्यार्थी संगीत पसंद करते हैं। अब यहां पर परसेंटेज नहीं दिया, अब परसेंटेज कहीं नहीं दिया, आपने देखा कहीं परसेंटेज नहीं। अब संख्या दी है, कोई बात नहीं, अगर संख्या दी है तो हम संख्या के हिसाब से चल लेंगे और संख्या के हिसाब से भी उत्तर दे देंगे। देखना कैसे, पहले वेन डायग्राम से लगाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वही फॉर्मूला से लगा लेंगे। कोशिश करना सर अगर वेन डायग्राम से निकल जाए तो आपको उसकी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उन सवालों को आपको फिर उस पर नहीं जाना पड़ेगा, वही ज्यादा बेस्ट रहता है वेन डायग्राम। तो ये यूनियन का साइन हो गया और इसी में जो है ये आपके बनेंगे, एक ये गोला आपने बना लिया है और दूसरा गोला आपने ये बना लिया है। इस प्रकार से ये दोनों गोले हो गए। अब दोनों गोलों के बाद अब इनमें डाटा फिल करते हैं अपने अनुसार, कैसे समझना। 60 विद्यार्थी वाली एक कक्षा में तो टोटल छात्र आपके कुल कितने हैं? तो कुल छात्र जो है वो आपके 60 दिए हैं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी संगीत पसंद करते हैं, तो यहां पर म्यूजिक पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? तो यहां पर दी गई है संख्या की 60 लोग आपके क्या करते हैं? यहां पर म्यूजिक को पसंद करते हैं। सॉरी, 45 छात्र जो है वो संगीत पसंद करते हैं। तो अब ये नहीं कहा कि केवल संगीत पसंद करते हैं, क्या कहा? संगीत पसंद करते हैं, तो ये यहां लिख लिया 45 छात्र जो है वो संगीत पसंद करते हैं। 50 विद्यार्थी नृत्य पसंद करते हैं, तो भैया यहां पर लिख लिया कि 50 विद्यार्थी जो है वो नृत्य यानी कि डांस जो है वो क्या करते हैं? पसंद करते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि 5 विद्यार्थी कुछ भी पसंद नहीं करते, यानी कि यह भी कह दिया कि 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। अब देखना, ठीक है, 5 विद्यार्थी जो है वो आपका कुछ भी पसंद नहीं करते, चलेगा। कक्षा में उन विद्यार्थियों की संख्या जो संगीत और नृत्य दोनों पसंद करते हैं, उनकी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। देखना क्या कह रहे और किसके आधार पर आपको आंसर देना है वो समझ लेते हैं। समझना कुछ नहीं है सर, फॉर्मूले से आ जाएगा। चूंकि ये टोटल 60 छात्र थे, देखना इन 60 छात्रों में से कह दिया 45% को म्यूजिक पसंद है सर, और 50 को केवल क्या है, ये परसेंट नहीं संख्या है कि 50 लोगों को डांस पसंद है। अब चूंकि 60 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 45 विद्यार्थी संगीत पसंद करते हैं और 50 विद्यार्थी क्या करते हैं? नृत्य पसंद करते हैं। ठीक है, ये नहीं कहा केवल नृत्य पसंद करते हैं। ठीक है, तो फिर 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। इसके पहले सवाल में नहीं था कि कुछ भी पसंद नहीं करते, तो 5 विद्यार्थी ऐसे ना तो वो म्यूजिक पसंद करते और ना ही वो डांस पसंद करते।
तो एक काम करते हैं कि जो कुल छात्र 60 दिए थे, इस 60 में से 5 को हटा देते हैं, तो अब 55 छात्र जो बचे हैं, वो 55 छात्र ऐसे होंगे जिनमें से या तो वो डांस पसंद करता होगा या वो क्या करता होगा, म्यूजिक पसंद करता होगा। ये बात समझे कि नहीं? यानी कि अगर 5 विद्यार्थी जो ना डांस ना म्यूजिक पसंद करते, उन जो ना डांस पसंद करते, तो उनमें से अगर हम 5 विद्यार्थियों को हटा देंगे तो आपके विद्यार्थी कितने बचेंगे? केवल 55। अब 55 विद्यार्थी जो बचेंगे तो वह किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वह 55 में डांस पसंद करने वाले होंगे और म्यूजिक पसंद करने वाले होंगे। अब उनमें हमने 5 जो हटा दिया है तो वो कुछ भी पसंद नहीं करते, वो तो हमारे गायब ही हो गए। तो अब जो हम यूज करेंगे, ये कुल छात्र से अब छात्र कितने रहेंगे? 55। और 55 का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में होगा कि 50 डांस पसंद कर रहा है और 45 जो है वो क्या कर रहा है? म्यूजिक पसंद कर रहे हैं। तो उनकी संख्या हम निकाल लेंगे जो दोनों पसंद करते हैं। यानी कि आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, नहीं तो 55 में 45 और 50 को जोड़ दो और बराबर कर दो 55 के, और माइनस वही फॉर्मूला, क्या? एन नंबर ऑफ म्यूजिक यूनियन डांस बराबर होगा नंबर ऑफ म्यूजिक प्लस नंबर ऑफ डांस माइनस नंबर ऑफ म्यूजिक इंटरसेक्शन डांस। मतलब ये वो लोग हैं जो म्यूजिक या डांस में से कुछ एक पसंद करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पसंद जरूर करते हैं। ये केवल ये म्यूजिक पसंद करने वाले लोग हैं, ये डांस पसंद करने वाले लोग हैं, ये म्यूजिक और डांस दोनों पसंद करने वाले लोग हैं। तो हमें म्यूजिक और डांस दोनों में से कुछ पसंद करते हैं, वो 55 है। जो नहीं पसंद करते थे वो 5 तो हमने घटा ही दिए, तो अब 60 की जगह पर हम यूनियन का मान क्या रखेंगे? 55 रखेंगे। तो यहां पर यूनियन का मान 55। कितने विद्यार्थी जो है वो केवल म्यूजिक पसंद कर रहे हैं? तो 45 छात्र जो है वो म्यूजिक। कितने परसेंट केवल कितने लोग डांस पसंद कर रहे हैं? तो 50। इसकी संख्या ऑलरेडी निकालनी है, यानी कि म्यूजिक और नृत्य दोनों पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी वो निकालेंगे। माइनस है, इस तरफ भेज दो, ये इस तरफ भेज दो, तो n प्लस का हो जाएगा म्यूजिक इंटरसेक्शन डांस बराबर 45 50 जोड़ दो, उसमें से 55 घटा दो, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। और चाहो तो ये 45 लिखा रहने दो, 50 लिखा रहने दो, 55 को इस तरफ लाओ तो माइनस का हो जाएगा। फिर वही बात, कहानी वही है। यहाँ 55 50 में से 55 को हटा दो तो भी नहीं, तो इसको जोड़ दो आप, 5 हो गया, ये आपका 95 हो गया, माइनस आपका क्या हो गया? 55। 55 में से 95 घटा दोगे आपका 40, यानी कि वो लोगों की संख्या निकल आई जो आपके नृत्य व संगीत दोनों को क्या करते हैं? पसंद। तो ये संख्या आपकी कितनी आ रही है? 40। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें परसेंट नहीं पूछा, इसमें संख्या को पूछा गया था। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? बताओ, बात समझ पा रहे कि नहीं? चलें आगे। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल इस पे है नहीं, पीडीएफ पे तो हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। चलिए देखना क्या कहा है। कहा है एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय है और 30% के पास भैंस है। समझना क्या कह रहे हैं। और प्रत्येक 15% के पास दोनों, यानी कि गाय और भैंस दोनों हैं। क्या पूछा है? यदि कुल 96 परिवार हों तो कितने परिवारों के पास गाय और भैंस नहीं है? ये आपसे क्या किया है? उन्होंने पूछा है। चलिए सर समझना, फिर वही उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। ये मान लिया हमने यूनियन, कि भाई ये हमारा जो है वो क्या है? यूनियन है। इस यूनियन के आधार पर इसमें 2 प्रकार के गोले पाए जाएंगे। वो 2 गोले किस किस को रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो आप समझ रहे हो कि वो 2 गोले जो रिप्रेजेंट करेंगे वो आपके किस किस को करेंगे। देखना सर, एक ये गोला हो गया और दूसरा गोला, और 1 मिनट सर,
चलिए देखना, अब फिर से समझना स्टार्टिंग से। एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास गाय है, यानी कि यहां पर कह रहे हैं प्रत्येक के पास गाय, यानी कि 60% के पास, प्रत्येक के पास जो है वो आपकी काऊ यानी कि गाय है। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे सी लिख लो केवल, तब भी चलेगा, ठीक है। और 30% के पास भैंस है, यानी कि 30% जो दूसरा कॉलम है इसमें भैंस या बफेलो 20 रिप्रेजेंट कर लिया, वो भी चलेगा, ठीक है। अब अगर कहें 15% के पास दोनों हैं, यानी कि 15% दोनों को बता रहा है, यानी कि ये 15% दोनों को बता रहा है, यानी कि आपको पता ही है इंटरसेक्शन दोनों को बताता है। अब दोनों के यदि कुल परिवार 96 हो, तब यहां पर यह भी संख्या दे दी कि कुल परिवारों की संख्या कितनी है, 96, यानी कि ये कुल परिवार है। अगर कोई कहे कुल परिवार कितने हैं, तो कुल परिवार 96 है, यानी कि कुल संख्या टोटल गांव में 96 है। तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, ये आपसे क्या किया है, पूछा है। अब देखते हैं कि कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, वो निकालना है। तो सबसे पहले अगर यहां पर यह पूछा है कि कितने परिवारों के पास ना तो गाय है और ना भैंस है, अब जरा समझना, देखना इसको। फिर हम तुम्हें कंसेप्ट हमने वहां समझाया था, फिर हम तुम्हें समझा रहे ताकि तुम्हें कोई डाउट बिल्कुल भी ना रहे सर, और तुम पूरे डाउटों को क्लियर करते हुए सवाल लगाओ। हमने आपसे कहा था, मान लो 2 कॉलम हमने इस प्रकार के बना लिए हैं, और एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। ये एक कॉलम जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये ए को, और ये कॉलम बी को, या इसको हमने कहा था कॉफी पीने वाले को और ये चाय पीने वाले को। हमने कहा था यहां पर कुल संख्या दी गई है ये, अब कुल संख्या क्या दी वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने कहा था कॉफी पीने वाले लोग जो हैं वो मान लिया जो भी हो आपके 60% है, चाय पीने वाले लोग जितने भी हों मान लिया आपके 35% है, आपके 15% जो है वो उभयनिष्ठ लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। तो अगर हमने कहा था यहां से एन ऑफ कॉफी और यूनियन चाय पीने वालों की संख्या अगर हम निकालें, तो नंबर ऑफ कॉफी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन टी, यही कहा था। तो यहां से सी का मतलब है 60% प्लस टी का मतलब है 35% प्लस माइनस कॉफी और चाय का मतलब है 15%, यही कहा था। अब अगर बात करें 60, 35 और 15, तो अगर देखा जाए आप इनको जोड़ देंगे, इनमें से घटा देंगे, तो इसका मान जो है वो निकल आएगा बड़े आराम से। आप चाहो तो निकाल लो, आप पहले इसको जोड़ लो, आप 95 कर लिया माइनस 15% कर लिया, घटा दोगे आपका 80, यानी कि 80% लोग ऐसे हैं। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या होता हमने कई बार वहां पिछली क्लास में समझाया। इस यूनियन का मतलब है इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें हमने किस किस को लिया है। इस यूनियन में हमने इसमें नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले लोग लिए, तो नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले लोगों का मतलब है कि इसमें कॉफी पीने वाले लोग जो है वो आपके क्या हैं, शामिल हैं। यही तो है नंबर ऑफ, कुल कितने लोग कॉफी पीते। फिर हमने इसमें लिया कि नंबर ऑफ टी, यानी कि कितने लोग जो है वो चाय पीते, तो हमने चाय पीने वाले लोगों को भी क्या कर लिया, इसमें शामिल कर लिया कि नहीं कर लिया। अब जब हमने इन दोनों को शामिल कर लिया, तो देखो ए में आपकी पूरी लाइन खिंच गई, बी में भी पूरी नीली लाइन खिंच गई, लेकिन यहां देख रहे हो इस क्षेत्र में अगर आप देख रहे हो जो सफेद लाइन से हम इसको इंडरलाइन कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में नीले रंग की और ये दूसरे रंग की जो है वो डबल लाइन आपकी हो रही है इतने क्षेत्र में। यानी इतने क्षेत्र को हमने जब हम कुल संख्या काउंट करने गए थे कि कितने लोग चाय और कितने लोग कॉफी पीते, या कितने लोग कॉफी कितने लोग चाय पीते, तो उसमें नंबर ऑफ कॉफी में कॉफी पीने वालों की तो संख्या आई, साथ में चाय पीने वालों की भी संख्या काउंट हो गई। यहां जब चाय पीने वालों की संख्या काउंट की तो कॉफी पीने वालों की संख्या काउंट हो गई। तो इस हिस्से को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, जबकि हमें केवल एक बार ही गिनना था, कुल संख्या में एक बार ही गिनना था। क्यों? क्योंकि एक बार इसलिए गिनना था क्योंकि हम यहां से चलते, ये रेड लाइन देखना, और एक बार इस पूरे को ले लेते, तो जब एक बार हम पूरे को ले लेते तो दूसरी बार हम केवल यही हिस्सा तो काउंट करते, तभी तो कुल लोगों की संख्या आती कि नहीं आती। हम तब दूसरी बार केवल इतना हिस्सा ही तो काउंट करते,
बात समझ पाए। लेकिन हमने इसको इसमें भी काउंट कर लिया, इसमें भी, तो ये 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार इसको क्या कर दें, घटा दें। यानी कि यूनियन में क्या लिया जाता, चाय पीने वाले भी लेंगे, कॉफी पीने वाले भी लेंगे और दोनों पे पीने वाले लेंगे, चाय भी पीने वाले और कॉफी पीने वाले। बात समझ गए। तो जब हम यूनियन में, हमारे यूनियन में, जब इस यूनियन में 80% लोग या तो चाय पसंद करते हैं या कॉफी, सॉरी, या तो कॉफी पसंद करते हैं या चाय पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं, वो शामिल है। तो अगर हम 100% में से यूनियन को घटा देंगे, ध्यान से सुनना है, ए यूनियन बी को घटा देंगे, मतलब चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले और दोनों पीने वालों को हटा देंगे, तो 100 में से अगर घटाओगे, 100% में से घटाओगे, तो यहां पर संख्या किसकी आएगी, जो ना तो चाय पसंद करते और ना ही कॉफी पसंद करते, मतलब एक भी पे पसंद ना करने वाले। बात समझ पा रहे कि नहीं। अगर हमने यहां पर जो NCUT निकाला है, मतलब क्या, NC यूनियन टी का मान निकाला, इसका मतलब इतने लोग चाय पी रहे और इतने लोग कॉफी पी रहे, 80% लोग में चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले और चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लोग हैं। तो 4 ही तो कैटेगरी है, चाय पीने वाले लोग, कॉफी पीने वाले लोग और चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लोग। तो एक कैटेगरी ये भी तो बच गई कि जो चाय भी ना पिए और कॉफी भी ना पिए, ना तो चाय पिए और ना कॉफी। तो ना तो चाय ना तो कॉफी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में से आप क्या घटा दो, जो चाय पीते, कॉफी पीते और जो दोनों पे पीते उनकी संख्या को अगर घटा देंगे, तो जो कुछ नहीं पीते उनकी संख्या आपको क्या आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। यही बात समझ पाए कि नहीं। यही तो ये सवाल है। यहां कुल परिवार में 96 लोग हैं सर, 60% के पास गाय है, काऊ है, 30% के पास बफेलो यानी कि भैंस है, 15% के पास दोनों है, काऊ भी है और आपकी बफेलो भी है। तो फिर पूछा क्या है, तो कितने परिवारों के पास भैंस या गाय नहीं है, मतलब ना तो गाय है और ना भैंस है, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं है। बात समझ गए। उनकी संख्या कैसे निकालेंगे, तो पहले तो यूनियन का मान निकालें और 100 में से यूनियन के मान को घटा दें, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। यही तो करेंगे। तो सबसे पहले यूनियन का मान कैसे निकालें, क्योंकि यूनियन का मान निकालने के लिए हमने कहा था इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से इसको घटा दो, अपने आप क्या पता चल जाएगा, यूनियन का मान पता चल जाएगा। और नहीं तो फिर आपके पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ काऊ यूनियन बफेलो इज इक्वल टू नंबर ऑफ काऊ प्लस नंबर ऑफ बफेलो प्लस नंबर ऑफ काऊ इंटरसेक्शन बफेलो। यहां पर नंबर ऑफ काऊ का परसेंट दिया 60 प्लस नंबर ऑफ बफेलो का परसेंट दिया 30, सॉरी ये माइनस का चिन्ह यहां रहता है, माइनस नंबर ऑफ काऊ एंड बफेलो माइनस नंबर ऑफ काऊ एंड बफेलो कितनी है 15%, जो दोनों में कॉमन है। 60 30 90% माइनस 15%, यहां से आप घटाओगे तो आपका 75%, यानी कि नंबर ऑफ काऊ और बफेलो यानी कि काऊ गाय और भैंस रखने वाले परिवार कितने हैं, तो 75% है। तो भैया कुल परिवार तो 100% ही होगा, यानी कि किसी गांव में चाहे कितनी भी संख्या हो, 96 अपने आप में 100% होगा। तो 96 में से अगर 75% घटा देंगे, ये जो बता रहा है किसको बता रहा है, ये बता रहा है 75% लोगों के पास या तो गाय है या उनके पास भैंस है या उनके पास दोनों है। तो उन परिवारों को कौन बताएगा, ना तो गाय है, ना तो गाय और ना ही भैंस, यानी जिनके पास ना गाय है ना भैंस है, तो 100 में से अगर 75% घटा दोगे तो अपने आप 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस जो है वो क्या है आपके अवेलेबल है। तो 25% तो पूछा नहीं है सर, ये पूछा है कितने परिवार, संख्या पूछी है कि कितने परिवारों के पास गाय और भैंस नहीं है। तो गाय या भैंस कितने परिवारों के पास नहीं है, यानी कि 25% ऐसे हैं जो ना गाय रखते हैं और ना भैंस रखते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी जानवर नहीं रखते। तो संख्या अगर पूछिए तो कुल परिवार 96 का 25% निकालोगे तो उनकी संख्या निकल आएगी जिनके पास एक भी जानवर नहीं है, यानी ना गाय है ना भैंस। और अगर 96 का 75% निकालोगे तो उनकी संख्या निकल आएगी जिनके पास या तो गाय है या भैंस है या दोनों में से कोई एक है या दोनों है, तो उनकी संख्या निकल आएगी। बात समझ पाई कि नहीं। तो यहां पर जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, वो केवल संख्या जो है टोटल कुल की, कुल संख्या कितनी है, तो कुल है आपकी 96। तो आपका जो ये परसेंट दिया है इसी के आधार पर अगर हम देखें तो कुल परिवार का, यानी कि कुल परिवार कितने हैं, उस परिवार का
अगर हम 25% निकालेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो किसकी होगी? ना तो गाय ना तो भैंस की संख्या हमको क्या हो जाएगी प्राप्त। तो अगर देखा जाए कुल परिवार 96 है, 96 का मतलब गुणा 25% मतलब 100, 25 से 100 4 बार काट दिए, 4 से 96 24 बार काट दिए, यानी कि कितना आंसर आ गया आपका बी, यानी कि कितने परिवार हैं? तो 24 घर ऐसे हैं, 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। बात समझ पाए कि नहीं सर? चलिए आगे चलते हैं, जहां भी तुम्हें समझ में ना आए तो पूछने की कोशिश करो। अब तो सर शायद समझ में आ रहा होगा कि कहां पर क्या दिया है। अब थोड़े से प्रश्नों को बदलते हैं, सेम पैटर्न के सवाल थे अभी तक, अब थोड़ा सा चेंज लाते हैं। तुम तो ये बताओ कि यहां तक कोई डाउट तो नहीं है सर, ठीक है? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सर हम बार बार यही कहते कि अगर आपको कुछ बात जो है समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना? बात समझ पा रहे कि नहीं? चलिए, और बिल्कुल बेहिचक बिना कोई संकोच किए आप कोई भी डाउट ले सकते हो सर, सुनना। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं। अब ये सवाल रहेंगे, देखना, अब थोड़ा सा इनको हटके समझेंगे कि आखिर ये पैटर्न के सवाल कैसे लगेंगे या इनके इस प्रकार के सवाल जो है वो किस प्रकार से लगा लेंगे। देखना, ये दिया है सवाल और इसमें क्या कह रहे हैं इनको देख लेते हैं, देखना। चलिए, कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 67% 67% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 53% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 25% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, देखना अब उत्तीर्ण और उत्तीर्ण के साथ अनुत्तीर्ण दिया है। अभी तक उत्तीर्ण दिया रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब तो उत्तीर्ण के साथ क्या दे दिया है? अनुत्तीर्ण दे दिया है, तो उसको भी थोड़ा केयरफुली पढ़ना है। 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए? ये आपको क्या करना है यहां पर बताना है। बताइए सर, पूछा है कितने छात्र जो है वो आपके अनुत्तीर्ण हुए। चलिए सर समझना, देखना करना क्या है, बहुत ही सरल है, देखना कुछ नहीं करना। पहले वही डायग्राम समझते हैं कि आखिर डायग्राम है क्या। यहां पर एक ये कॉलम बना लिया और एक ये कॉलम। इन कॉलम में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में, यानी कि जो मैथ है उस मैथ में 67% छात्र आपके क्या होते हैं? गणित में उत्तीर्ण हो जाते हैं। यानी कि यहां हम लिख लेंगे इतने परसेंट छात्र जो है वो पास हो जाते हैं, तथा 53% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। यानी कि इंग्लिश में जो आपके होते हैं वो 53% छात्र आपके क्या हो जाते हैं? उत्तीर्ण, यानी कि आपके 53% छात्र अंग्रेजी में क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। तथा 25% छात्र दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि जो आपका बीच में दिया गया है 25% छात्र, यानी कि यही लिख लेते हैं 25% छात्र जो है वो पास हो जाते हैं। बीच को संख्या दोनों को बता रही है कि दोनों में उत्तीर्ण हो जाते हैं। अब कहा यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब थोड़ा रुकते हैं कि आखिर ये 200 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, चलिए दोनों विषयों में आपके छात्र जो है वो क्या हो गए हैं? अनुत्तीर्ण हो गए हैं। कहना ठीक है, अभी देखते हैं। चलिए, अब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अगर छात्र हो गए हैं तो हमको पहले तो दोनों विषयों में अगर अनुत्तीर्ण हुए हैं तो पहले हम ये निकालना है कि दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, और 100 में से अगर घटा दें तो पता चल जाएगा ना तो गणित में उत्तीर्ण हुए और ना आपके किसी दूसरे इंग्लिश विषय में उत्तीर्ण हुए, यानी कि दोनों विषय में क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो। इसका मतलब क्या है? यहां पर जो अभी हम समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे सर आपको? यहां पर क्या समझा रहे थे? अभी जो पिछला सवाल किया था कि सर एक गांव में जो है वो 60% परिवारों के पास, प्रत्येक के पास एक आपकी क्या दी गई है? भैंस दी गई है। यही कह रहे थे। देखना जरा सर, समझना एक बार फिर से। यानी कि प्रत्येक के पास एक आपकी क्या दी गई है? 60% परिवारों के पास जो है वो आपकी क्या है? गाय है। तो अगर 60% के पास अगर गाय है और 30%, 60 के पास गाय है और 30% के पास भैंस और 15% के पास दोनों, तो हमने कहा था यहां से हम यूनियन का मान निकालते हैं। ये यूनियन का मान हमको क्या बताएगा कि इतने लोगों के पास गाय है या भैंस है या दोनों जानवर हैं, तो उसका मान हम यहां निकाल लेंगे कि वो 75% है।
लेकिन हमने कहा था वो पूछ रहा है ना तो गाय रखे एक भी परिवार और ना भैंस, ऐसे परिवार कितने हैं? तो हमने कहा था 100 में से 75 घटा दो, क्योंकि ये तो कोई ना कोई रख रहा है, या तो गाय या भैंस या दोनों, तो 100 में से 75 घटा दो, पता चल जाएगा ना तो कोई गाय रख रहा और ना कोई भैंस रख रहा, तो ये उनका परसेंट आ जाएगा 25। तो सर जब अगर इसी को हम ऐसा मान लें कि 60% 7 छात्र जो है वो गणित में पास हुए, ठीक है, 30% छात्र आपके इंग्लिश में पास हुए, समझ से चलना, 15% छात्र आपके दोनों विषयों में पास हुए, यही कह रहे। तो ये जो आपका रेशियो निकलेगा 75%, ये निकलेगा कि आपका यूनियन जो बताएगा कि इंग्लिश और मैथ में उत्तीर्ण होने वाले लोग कितने हैं, तो 75%। उनमें से कुछ 60% इंग्लिश गणित में उत्तीर्ण है, 30% इंग्लिश में उत्तीर्ण है और 15% दोनों विषय में उत्तीर्ण है। तो यहां जो निकलेगा वो 75%, यानी कि कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो। यहां जो शामिल है या तो एक विषय में उत्तीर्ण है या दोनों विषय में उत्तीर्ण है। तो ये जो संख्या बताएगी, अगर 100 में से 75 घटा देंगे तो ना तो गणित में पास और ना इंग्लिश में पास, यानी कि ना गणित और ना इंग्लिश, यानी कि दोनों में अनुत्तीर्ण ही तो बताएगा। जब ना वो गणित में पास ना इंग्लिश में पास, दोनों विषयों में क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। तो यहां पर उस थ्योरी ही तो बदल दी है सर, यहां पर वही तो कह रहा, 67% छात्र गणित में उत्तीर्ण, 53% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 25% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण। तो यहां पर जब हम संख्या निकालेंगे नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन इंग्लिश, तो आपको n नंबर ऑफ मैथ प्लस n नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस n नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये मान क्या बताएगा, इसमें या तो मैथ में पास हैं या इंग्लिश में पास हैं या बोथ दोनों विषयों में पास हैं, ये उनकी संख्या के परसेंट को डिनोट करेगा। अब इसको अगर हम निकालें तो ये आपका क्या दिया गया है, ये 67% दिया है, प्लस ये आपका कितना दिया है, 53% दिया है, माइनस ये कितना दिया है, 25% दिया है। इसको जोड़ दो, 25% उसमें से घटा देते हैं तो 7 3 10, 6 5 11 1 12, माइनस कितना आ गया है 25%, यानी कि 120 में से अगर आप 25% घटा देंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? पहले ये बताओ, ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यानी कि यहां पर अगर हम 67% दिया गया है, 53 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं वो दिया है, 25% छात्र दोनों में आपके क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर वो कहे कि दोनों विषयों में जो है वो आपके कितने छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, वो बताना है। तो अच्छा, कितने छात्र केवल गणित में पास हुए वो निकालना है। अरे सर कोई बात नहीं, चलो वो तो बहुत ही सरल हो गया कि कितने छात्र केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। चलिए देखना सर, ये तो हम बहुत आगे निकला है, हमने सवाल ध्यान नहीं किया कि वो पूछ ये रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि कितने परसेंट, ये नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि कितने छात्र केवल गणित में पास हुए। ये तो 2 मिनट में आ जाएगा, देखना सर, समझना, देखना समझना। अब चूंकि लग ही गया है तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। देखना क्या है, ये हम इसको ये पढ़ गए कि 200 छात्र जो है वो गणित अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने परसेंट जो है वो आपके अनुत्तीर्ण हुए वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये सवाल वो नहीं है जो आप लगा रहे हो, सवाल ऐसे ही लगेगा, लेकिन ये नहीं करना पड़ेगा, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने एक्स्ट्रा कर लिया है, बस वहीं तक करना था और उसके बाद सीधा आंसर निकला था। हम लगा दे रहे हैं, लेकिन पहले ये चूंकि आप कर ही लिया है तो कोई बात नहीं। ये वो मान बताता, ये आपको यूनियन को बताता कि 120% में से अगर हम 25% घटा रहे हैं तो 95% मान जो आता वो 95% बताता ये या तो आपके गणित में या इंग्लिश में या आपके दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। तो 100 में से जब हम 95% घटा देते तो 5% छात्र बचते, और 5% छात्र उसको बताते जो ना गणित में पास है और ना किस में पास है, आपके अंग्रेजी में पास है, यही बताते कि नहीं। तो हम 5% जो है, देखना इसी को आगे चलते हैं, बराबर चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका आंसर निकल आएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप आंसर ना निकाल पाओ। देखना सर, इससे भी आंसर निकाल लेंगे और दूसरे तरीके से भी आंसर निकाल लेंगे। सुनो, एक परीक्षा में 67% छात्र थे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि 95% छात्र जो है वो यूनियन एम मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश का मान जो है वो कितना आया है, 95% आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहे हैं कि आखिर जो ना तो गणित में है और ना ही इंग्लिश में उत्तीर्ण है, यानी कि ना ही गणित और ना ही अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण ना हो,
भाई ना गणित ना हो इंग्लिश, तो इसका मतलब ये कि उत्तीर्ण ना हो, ये वो है जो गणित इंग्लिश और दोनों विषय में उत्तीर्ण है। तो इसमें से आप 100 में से किसको घटा देंगे? 95% को घटा देंगे, तो क्या 5% मान नहीं बचेगा? तो हमने परसेंट में निकाला 5, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि 200 छात्र जो है वो गणित व अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो हमारा 5% ये 200 की संख्या के बराबर होगा कि नहीं? यानी कि यहां पर जो 5% मान है वो इक्वल होगा 200 छात्र के बराबर। तो भैया 1% की वैल्यू क्या होगी? 200/5, यानी कि 5 से इसको हमने काट दिया तो 40, यानी कि 1% कितने छात्र के बराबर है? तो 40 छात्र के क्या आएगा बराबर, यानी कि 1% की वैल्यू 40 छात्र के बराबर है। अब हमसे पूछा क्या है, हम इससे भी आंसर निकाल लेंगे, देखना कैसे। अब हमसे जो पूछा है हम उसी के आधार पर उत्तर दे देते हैं, समझते हैं, देखना कैसे पूछा है। बताइए केवल गणित में कितने पास हुए? ये पूछा है कि बताइए कि केवल गणित में जो है वो कितने पास हुए। तो केवल गणित में कितने पास हुए ये निकालने के लिए क्या करना है? 67% मैथ में है और 25% दोनों में, और ओनली मैथ में अगर निकालना है कि केवल मैथ में कितने पास हुए, तो 67% में से क्या करना पड़ेगा? 25% घटाना पड़ेगा। तो आप इसको घटाओगे तो 42% केवल किस में पास हैं? गणित में आपके क्या है? पास है, यही कहेगा। तो अगर 1% का मान 40 छात्र के बराबर है तो 42% का मान कितने छात्र के बराबर होगा ये नहीं निकाल पाओगे। तो 1% अगर 40 छात्र के बराबर है तो 42% कितने छात्र के बराबर होगा? तो यहां से 1% की वैल्यू 40 छात्र, तो 42% की वैल्यू में 40 का गुणा किसमें करा दो? 42 में करा दो। 0 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी कि 1680 छात्र जो होंगे वो आपके केवल क्या होंगे? गणित में उत्तीर्ण होंगे। और यही वो आपसे पूछ रहा है 1680। यदि आंसर सही चल रहे थे सर, हम कुछ गलत नहीं चल रहे थे, ठीक है ना, लंबा ही सवाल था इसलिए, ठीक है ना। ठीक है, नहीं आया वो समझ में तो हम फिर बताएं, देखो फिर से सुनाए, फिर से कहानी सुनाए, ये कहानी ही है सर। करना क्या है? सुनना। इसको मिटा दें, मिटा दें कहो तो। अरे तुम लोग बोलते नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया। आ गया समझ में तो अच्छी बात है, देर नहीं कह दी आपने बोलने में कि आ गया। चलिए, हमने क्या कहा था आपसे? हमने कहा ये आपका सपोज दैट ये बॉक्स है, इसमें 2 कॉलम हैं और एक में दिया गया है आपका गणित और एक में दिया गया है इंग्लिश। और गणित में कह रहा है 67% पास, और इसमें कह रहा है इंग्लिश में 53% पास, और 15% 25% क्या कह रहा है? 25% कह रहा है दोनों में पास, यही कह रहा। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि 25% क्या कह रहा है? दोनों में पास, ठीक है। समझ में आ गया तो दोबारा नहीं करें, ठीक है, सभी को आ गया, ठीक है, तो फिर बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि अगला सवाल एक और लगा लें, एक और लगा लो सर, ये सेम उसी पैटर्न का है, तो अब तुम इसको करके दिखाओ, हम तो कर ही रहे हैं। चलिए बताना। चलिए, क्या दिया है? एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। यदि वो छात्र जो दोनों विषयों में पास हुए की संख्या 880 है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। चलिए समझना। अब सर थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना। स्पीड बढ़ाने का मतलब है सर स्पीड में ही सवाल आपको सॉल्व करने हैं। हम बहुत स्लो समझाते हैं सर, ये मानिए कि चलिए कि मैथ तो हम बच्चे की तरह तुम्हें पढ़ाते हैं कि एक कक्षा 5 के बच्चा कोई पढ़ रहा है। जिनको मैथ आती है तो उनको ये लगता होगा कि क्या कर रहे तुम, मतलब इतना स्लो मैथ पढ़ा रहे हैं। लेकिन सर क्या करें, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपको मैथ आती है तो आप फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। आप इस तरीके से कैलकुलेशन करें, शॉर्ट टू द पॉइंट लिखें। एक परीक्षा में 48 छात्र, तो सीधा ये कॉलम बनाया, यहां लिख लिया 48% छात्र हिंदी, तो H लिख लिया। दूसरा कॉलम बनाया 32% छात्र इतिहास, तो ये लिख लिया 32%। अब चूंकि H हिंदी है और H ही इतिहास है तो इसको हिस्ट्री लिख लेते हैं, HISTORY, तब काम बनेगा। 32% छात्र हिस्ट्री में फेल हुए और पास नहीं, ये किसको बता रहा है? फेल। और ये 32% भी किसको बता रहा है? फेल।
अब वो कह रहा है कि तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो 20% जो बता रहा है वो बोथ विषय में फेल को दिखा रहा है कि 20% दोनों विषय में फेल हो गए। यदि वो छात्र जो दोनों विषयों में पास हुए की संख्या 880 है, मतलब क्या, दोनों विषय में पास हो गए उनकी संख्या 880 है, दोनों विषय में फेल हुए उनकी संख्या 880 नहीं है। तो यहां पर तो फेल दिया है, तो इससे जो यूनियन निकलेगा वो दोनों विषयों में फेल का निकलेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि अगर हम 48 32 को जोड़ करके अगर इसमें से 20 घटा देंगे, 48% प्लस 32% इसमें से 20% घटा देंगे, तो जो मान प्राप्त आएगा 48% हिंदी में फेल, 32% हिस्ट्री में फेल, दोनों विषयों में 20% फेल। तो इनका अगर यूनियन मान निकालेंगे फेल का, तो टोटल जो रिजल्ट निकलेगा वो फेल का ही तो निकलेगा। अगर हम पास का डाटा लेते तो पास का रिजल्ट निकलता, तो फेल का डाटा लिया है तो दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या आएगी कि नहीं? दोनों विषयों में फेल का मतलब या तो वो इंग्लिश में फेल है, या तो वो हिंदी में फेल है, या हिस्ट्री में फेल है, या दोनों में फेल है, उनकी संख्या निकलेगी। तो अगर हिंदी और हिस्ट्री दोनों में फेल की परसेंट इतनी है, तो 100 में से अगर हम ये घटा देंगे तो फेल अगर 100 में से घट गया है तो उत्तीर्ण का परसेंट नहीं निकल आएगा अपने आप, और उत्तीर्ण का परसेंट सीधा किसके बराबर होगा? ये दिए गए पास किए गए संख्या के ही तो बराबर निकल के आएगा। बात समझ पा रहे? तो सीधा सॉल्व करते हैं, उसी के आधार पर फिर सवाल हल कर लेंगे। देखना कैसे, समझते हैं, समझना क्या है। तो यहां से सीधा चाहो तो मान निकाल सकते हो, लेकिन ये फेल है तो फेल की ही संख्या बताएगा। 48 32 आप जोड़ दो, 20 घटा दो, 32 में से 20 घटा दो, 48 चलो एक ही बात है, 8 2 10 4 4 8, 80 में से 20 घटाया तो आपका 60% विद्यार्थी क्या होगा? फेल। अब 60% अगर फेल है तो पास कितने परसेंट होंगे? तो सर 5% के लिए 100 में से अगर आप 60% घटा देंगे तो 40% क्या आ गए? पास। अब 40 ये तो परसेंट है, पास है, जबकि ये 40% क्या बता रहा? दोनों विषयों को पास को बता रहा, और दोनों विषयों में पास छात्रों की संख्या 880, यानी कि 40% जो है वो कितने के बराबर है? 880 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 880 बटे 40 के बराबर होगा। यहां से काटोगे 1% कितने के बराबर आएगा? 22 के। पूछा क्या है? छात्रों की संख्या, कुल संख्या बतानी है। 1% का मान ये है, और अगर हमें कुल संख्या चाहिए होती है तो हम 100 का मान निकाल देते हैं 1% से। तो 1% का मान ये, तो 100% का मान कितना होगा? तो 22 में 100 का और गुणा करा दो, यानी कि 1% का मान अगर ये है तो 100% का मान 2200, यानी कि बी विकल्प हमारा सही होगा। यानी कि छात्रों की संख्या कितनी आ रही है? 2200। कर पाओगे जल्दी हल की नहीं? मतलब जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला हमारे माइंड में लिख गए, अब जल्दी केवल क्या करोगे? आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना? ठीक है, तो ये पीडीएफ हम डाल देंगे। जितने सवाल हैं 10 के बाद देखना, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, बस 19 सवाल है। कोशिश करोगे तुम लगाने की, नहीं लग पाए तो कल हम इनको फिर करा देंगे। ठीक है ना? चलिए अब रुकते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसको भी पढ़ लेते हैं।